मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़े। उपन्यास बिन। उपन्यास सर्वनाश का लोहार अध्याय 341 आशा करना। सर्वनाश का लोहार C341 आशा करना। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। अध्याय 341 आशा करना। वे कई दिनों तक आसपास ही रहे, जिस दौरान उन्होंने आपूर्ति एकत्र की और खुद को व्यवस्थित किया। इस मुठभेड़ में उन्होंने बहुत कुछ खो दिया। लोग, आपूर्ति, घोड़े और गाड़ियां। ज्यादातर कुली या तो मर गए या भाग गए। इस अफरा-तफरी में वे अपने सामान के डिब्बे कैसे ढूंढते। यात्रा की शुरुआत में उनके पास होप से बचने का विकल्प था, जो कि एक निर्जन क्षेत्र में बसा शहर है। अब अगर उन्हें डेल्टा या कम से कम वाई सिटी तक पहुंचना था, तो उन्हें भोजन और पानी का स्टॉक फिर से भरना था। पिप और उसके लोगों की चेतावनियों के बावजूद उन्हें उस स्थान पर रुकना ही होगा, भले ही वह स्थान मनोरोगी डाकुओं के एक समूह के नेतृत्व में पृथ्वी पर नरक में बदल गया हो। लगभग 2000 लोगों के पिछले कारवां में से बमुश्किल 400 लोग बचे थे। एक चौथाई से भी कम, लेकिन ये बचे हुए लोग ज्यादातर योद्धा, जादूगर और चिमेरा थे। पहले सबसे ज्यादा संख्या में कामगार और नौकर थे, जिन्हें सबसे ज्यादा नुकसान हुआ था। झड़प में 100 से भी कम लोग बच पाए थे। हैरानी की बात यह है कि सेठ को जिस बूढ़े आदमी से मजदूर शिविर में मुलाकात हुई थी, उसने जिंदा रहने के लिए अपनी दृढ़ प्रतिभा साबित कर दी थी। वह उससे फिर से मिला क्योंकि बूढ़ा आदमी आजाद हुए गुलामों में से बचे हुए लोगों का नेता बनने में कामयाब हो गया था। लेकिन इसका मतलब यह भी था कि उनके पास अभी भी लड़ने के लिए 300 से ज्यादा लोग थे। यह एक ऐसी ताकत थी जिसका सामना करना मुश्किल था और यही वजह थी कि वे होप से संपर्क करने में आश्वस्त महसूस करते थे। खुले मैदान में कम लोगों के साथ यात्रा करने का मतलब यह भी था कि वे तेज हो गए। उन्होंने एक दिन में एक चौथाई रास्ता तय कर लिया। इलाका ज्यादातर घास का मैदान था और उनकी अस्थायी गाड़ियों के लिए कोई समस्या नहीं थी। अंधेरा होने लगा था, तभी उन्होंने आराम करने के लिए जगह तलाशने का फैसला किया। स्काउट्स को दूर एक छोटी सी झील मिली। यह उनके लिए पानी की आपूर्ति को फिर से भरने और रात के लिए शिविर लगाने का एक अच्छा मौका था। लेकिन वे वहां अकेले नहीं थे। छोटी सी झील पर उन्हें एक बूढ़ा आदमी मिला जिसकी लंबी सफेद दाढ़ी थी और बाल भी बहुत महीन थे। उसने अपने बालों से मेल खाते हुए एक विदेशी सफेद लबादा पहना हुआ था। जब वे वहां पहुंचे तो वह झील के किनारे एक चट्टान पर बैठा हुआ मछली पकड़ रहा था। उसने कारवां के नेता से बात करने के लिए कहा था। मार्सेल ने सेठ से कहा, जो आराम से अपना तंबू लगा रहा था। इससे मेरा क्या लेना देना है? लोहार ने पूछा। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। क्या मेरा मतलब है आप हमारे नेता हैं, है ना? मार्सेल ने थोड़ा उलझन में पूछा। सेठ ने आह भरी। हाँ, मैं तो बस मजाक कर रहा था। मैं एक सेकंड में आ जाऊंगा। भले ही आप कागज पर ही नेता हो और ज्यादातर जिम्मेदारियों से बचते हो, फिर भी कुछ काम तो होंगे ही जो आपको करने होंगे, लिच ने उसे चिढ़ाते हुए कहा। तुम मैरी की तरह बोलने लगे हो। अरे, जब सेठ उसके पास पहुंचा तो उस आदमी ने मछली पकड़ना एक बार भी बंद नहीं किया था और वह अभी भी चट्टान पर बैठा हुआ था। उसे महसूस हो रहा था कि मूल्यांकन कौशल जैसी कोई शक्ति उसे स्कैन कर रही है। लोहार विनम्र नहीं था और बदले में लेस देन अवलोकन ग्रेटर देन का इस्तेमाल करता था। ये बिना किसी नतीजे के निकला। वह आदमी या तो सिस्टम का हिस्सा नहीं था या फिर इतने ऊंचे स्तर का था कि सेठ को कोई जानकारी नहीं मिल सकी। हम दिलचस्प है। आपके पास एक आदर्श अग्नि जड़ है और यहाँ तक कि एक अपरिष्कृत आध्यात्मिक भावना जैसा कुछ भी है। ओह, मुझे अपनी अशिष्टता के लिए खेद है। इस ताओवादी को हाई माउंटेन कहा जाता है। आप मुझे मास्टर माउंटेन कह सकते हैं। ताओवादी। सेठ को यकीन था कि उसने कभी न कभी इस तरह की कोई बात पढ़ी या सुनी होगी, लेकिन उसे ठीक से याद नहीं आ रहा था। ओह, नमस्ते मास्टर माउंटेन। इस लोहार का नाम सेठ स्मिथ है। आप मुझे सेठ कह सकते हैं। उसने अजीब तरीके से उस आदमी की बात दोहराई। उसे संदेह था कि उसके लेस देन यूनिवर्सल ट्रांसलेशन ग्रेटर देन ने वास्तव में उस आदमी का नाम भी अनुवादित कर दिया था। शायद यह इसलिए परेशान करने वाला था क्योंकि दूसरा व्यक्ति सिस्टम का हिस्सा नहीं था। तुम्हारी योग्यता में कोई खराबी नहीं है। इसने अभी हाल ही में इस महाद्वीप की भाषा सीखी है। क्या तुमने अभी मेरे विचार पढ़ लिए? ऐसा कुछ नहीं है। इस बूढ़े ने तो बस तुम्हारा चेहरा पढ़ लिया है। हम दिलचस्प है। वैसे भी तुम मुझसे बात करना चाहते थे। हाँ, जैसा कि आपने अनुमान लगाया होगा, मैं हाल ही में इस दुनिया में आया हूँ। आप पहले लोग हैं जिन्होंने मुझ पर सीधे हमला नहीं किया है, इसलिए मुझे उम्मीद है कि आप मुझे अपने घर के बारे में और बता सकते हैं। इससे उसे ड्रोसी के साथ हुई बातचीत याद आ गई, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि बूढ़ा आदमी इस जानकारी के लिए कोई पारिश्रमिक देगा या नहीं। मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। मैं तुम्हारे समय के बदले में कुछ देने को तैयार हूँ। ओह, क्या यह मेरे चेहरे पर दिख रहा है? सेठ ने शर्मिंदगी से पूछा। चिंता मत करो, यह उचित ही है। सेठ को कोई आपत्ति नहीं थी। वे वैसे भी रात के लिए यही रुकेंगे। उसने बूढ़े आदमी को अपनी आग के पास आमंत्रित किया। बूढ़े ने एक पल के लिए सोचा और फिर उसने मछली पकड़ने वाली छड़ी को छिपा दिया और सेठ के पीछे चल दिया। रात अभी भी जवान थी और वे देर रात तक साथ में बातें करते रहे और खाते रहे। बड़े ने भी समूह के साथ जल्दी ही घुल मिल जाना शुरू कर दिया। ड्रोसी की तरह उन्होंने बताया कि हाल ही में उनकी दुनिया में क्या हुआ था। उन्होंने सिस्टम और उनकी कक्षाओं के बारे में भी थोड़ा बहुत बताया। तो आप एक कारीगर हैं। आपकी शारीरिक बनावट को देखते हुए यह बात बिल्कुल सही लगती है। कारीगर क्या होता है? सेठ ने पूछा। मैं जहां से आता हूं, वहां एक कारीगर कीमियागर के समान आग का उपयोग हथियारों और अन्य जादुई खजानों को परिष्कृत करने के लिए करता है। लगता है ये बिल्कुल बैठता है। क्या आप भी कीमियागर बनने में रुचि रखते हैं? अपने अग्नि मूल के साथ आप दोनों काम आसानी से कर सकते हैं। क्राफ्टिंग की कोई और दिशा? मैं अभी भी इस दिशा में खोज कर रहा हूं और हाल ही में इसे बढ़ाने के लिए एक और दिशा शुरू की है। कोई तीसरी दिशा जो पूरी तरह से अलग दिशा में जाती है? नहीं, धन्यवाद। ये शर्म की बात है, लेकिन अगर कभी आपका मन बदल जाए तो अपनी जानकारी के बदले में ये 2 किताबें और उसका ये लोहे का टुकड़ा ले लीजिए। बुजुर्ग ने सेठ को 2 पुस्तकें उपहार में दी, जिनमें से एक पर लिखा था प्रवेश स्तर की गोली बनाने की विधि और दूसरी में जादुई औजारों की सूची थी जिसमें उन्हें बनाने के निर्देश थे। किताबों के अलावा उन्होंने लोहा का एक छोटा टुकड़ा भी दिया जो उनकी मुट्ठी में आराम से फिट हो गया। लेस देन उल का लोहा, महाकाव्य शिल्प सामग्री। एक विदेशी दुनिया से आया लोहा का टुकड़ा जो रहस्यमय शक्ति और स्पष्ट इच्छा शक्ति से भरा हुआ है। ये छोटा था लेकिन वास्तव में महाकाव्य रेटेड शिल्प सामग्री का एक टुकड़ा। विवरण ने इसे और भी दिलचस्प बना दिया। किताबें भी दिलचस्प थीं। उसके पास अभी समय नहीं था और उसने उन्हें अपनी सूची में डाल दिया, लेकिन बाद में उन्हें बेहतर तरीके से देखना चाहता था। धन्यवाद मास्टर माउंटेन, उसने सचमुच खुश होकर कहा। यह सिर्फ एक उचित आदान प्रदान है। इस बूढ़े ताओवादी को धन्यवाद देने की कोई जरूरत नहीं है। शाम के बाकी समय में वे ज्यादातर छोटी-छोटी बातें करते रहे और मास्टर ने उन्हें अपनी दुनिया के बारे में थोड़ा बताया। वह ग्रेट ओशन कॉन्टिनेंट नामक जगह में एक मध्यम आकार के संप्रदाय का बुजुर्ग था। उसके पास खुद शिल्पकला के लिए कोई प्रतिभा नहीं थी, इसके बजाय वह खेती नामक किसी चीज में अच्छा था। यह शरीर और आत्मा को मजबूत करने के लिए दुनिया से मन को अवशोषित करने का एक दिलचस्प तरीका था। इसका मतलब था कि वह बहुत मजबूत था। यही वजह थी कि जब मार्ग खुला तो वह उसका पता लगाने के लिए निकला था। अगले दिन उन्होंने एक दूसरे से विदा ली। मास्टर माउंटेन कारवां में शामिल नहीं हुए, लेकिन उन्होंने उनसे कहा कि वे पश्चिम की ओर जाएंगे। शायद वे फिर से मिले। हम विदा होने से पहले कृपया इसे ले लो। अगर कभी तुम महान महासागर महाद्वीप से किसी से मिलते हो तो मेरा नाम लेना तुम्हारे काम आ सकता है। बूढ़े आदमी ने सेठ को एक पर्ची दी जिस पर विदेशी चिन्ह खुदे हुए थे। ओह, शुक्रिया, फिर मैं पीछे नहीं रहूंगा। यह अंगूठी ले लो। अगर कभी तुम्हें मिनास मार का कोई व्यक्ति मिले तो तुम उनसे मदद मांग सकते हो। सेठ ने बूढ़े व्यक्ति को एक छोटी चांदी की अंगूठी दी जिससे उसकी पहचान मिनास मार के मित्र के रूप में हुई। इसके साथ ही लोहार और किसान के रास्ते अंततः अलग हो गए और कारवां ने होप की ओर अपनी यात्रा जारी रखी।
पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन को फायदा नाम तक और अधिक अध्याय लाने में हमारी सहायता करें। संपर्क टॉस साइट में दान करें मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़े उपन्यास बिन। उपन्यास सर्वनाश का लोहार अध्याय 342 सांप का जादू। सर्वनाश का लोहार C342 सांप जादू। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन अध्याय 342 सांप का जादू। मास्टर माउंटेन के साथ हुई मुठभेड़ को छोड़कर मैदानी इलाकों से होकर यात्रा करते समय कोई विशेष अवसर नहीं था। जंगल छोड़ने के बाद से राक्षसों से मुठभेड़ बहुत कम हो गई थी। पहली नजर में मैदान शांत लग रहे थे, लेकिन ऐसा इसलिए था क्योंकि वे लगभग पूरी तरह से जीवन से रहित थे। यह इतना शांत था कि यह डरावना था। इस जगह पर द्वार या कालकोठरी भी होनी चाहिए, है ना? वे कहां गए? इस सवाल ने उन्हें घबरा दिया और सावधान कर दिया, भले ही वे एक बिल्कुल विचित्र परिदृश्य में यात्रा कर रहे थे। तीसरे दिन उन्होंने आखिरकार एक जानवर देखा। स्काउट्स ने एक विशाल मेढ़े और बड़ी भीड़ों के झुंड की सूचना दी। जब सेठ ने आखिरकार देखा कि वे किस बारे में बात कर रहे थे, तो उसे समझ में आया कि उन्होंने इसका वर्णन इस तरह क्यों किया। ये जानवर हाथी जितना बड़ा था। अपनी शाही कद काठी और 2 जोड़ी काले सींगों के साथ यह बहुत ही प्रभावशाली लग रहा था। झुंड मैदान में शांति से चल रहा था, कम से कम तब तक जब तक कि स्काउट्स में से एक बहुत करीब नहीं आ गया और लगभग कुचलकर मर गया। सौभाग्य से उन्होंने केवल हमला किया और भगदड़ नहीं मची। ये सौभाग्य की बात थी क्योंकि उन्हें जल्दी पता चल गया कि झुंड के मालिक कौन थे। विशालकाय, असली विशालकाय, सिर्फ बड़े लोग या बहुत बड़े राक्षस नहीं। स्काउट्स के अनुसार वे 30-40 मीटर लंबे मानवों का एक समूह थे जो उनसे बने खुरदरे कपड़े पहने हुए थे। चलो उनसे दूर रहें, यह सर्वसम्मति से लिया गया निर्णय था। उन्होंने विशाल क्षेत्र से बचने के लिए एक बड़ा मोल लिया। इसके लिए उन्हें एक और दिन खर्च करना पड़ता, लेकिन यह इसके लायक था। इस बीच सेठ के पास मालिक द्वारा दी गई पुस्तकों को अच्छी तरह से देखने के लिए पर्याप्त समय था। वैसे भी उसके पास करने के लिए कोई महत्वपूर्ण काम नहीं था। दुर्भाग्य से आर्टिफिसर की किताब ने उसे सीधे तौर पर कोई खाका नहीं दिया, लेकिन इसने उनके पीछे के कुछ सिद्धांतों को समझाया। ये सिस्टम में काम करने के तरीके से मिलता जुलता है, लेकिन अलग भी है। केवल अंत में कुछ विस्तृत निर्देश थे कि इनमें से कुछ वस्तुओं को कैसे बनाया जा सकता है। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन कीमिया पुस्तक वास्तव में उन व्यंजनों का एक संग्रह थी जिन्हें वह शुरुआती लोगों के लिए सबसे आम गोलियां और औषधियां कहती थी। साथ ही इसमें अलग अलग चरणों के लिए स्पष्टीकरण भी था। यह दिलचस्प लग रहा था, लेकिन सेठ को कीमिया के अवयवों के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। पौधों और अन्य चीजों के नाम अजीब लग रहे थे और शायद वे सिस्टम के संदर्भ में आमतौर पर इस्तेमाल किए जाने वाले नाम नहीं थे। उसे एलिसन को इन किताबों के बारे में बताना होगा ताकि पता चल सके कि वह उन्हें समझ पाती है या नहीं। सेठ को उनमें से कुछ को मजे के लिए आजमाने की उत्सुकता थी, खासकर बेसिक बॉडी स्ट्रेंथनिंग कंकोक्शन जैसी चीजें। मानव शरीर को बेहतर बनाने और परिष्कृत करने के लिए कुछ दवाइयों का वर्णन किया गया था जो कि उन औषधियों और खाद्य पदार्थों की तरह लग रही थी जो स्थायी रूप से ताकत दे सकती है। ये सबल जलसर के लिए भी नया था और लिच ने भी नए ज्ञान को बहुत उत्साह के साथ आत्मसात किया। दूसरी ओर पफल्स और इमुगी को वास्तव में इसकी परवाह नहीं थी। विशालकाय से बचने के 2 दिन बाद वे अंततः क्षितिज पर आशा की किरण देख पाए। ऐसा लग रहा था कि कोई व्यक्ति कई दशकों बाद बहुत कम आबादी वाले शहर की तरह ही दिखेगा। ज्यादातर बड़ी इमारतें जीर्ण शीर्ण अवस्था में थीं और पेड़ों और लताओं से घिरी हुई थी। पुराने शहर का केवल एक छोटा सा हिस्सा एक अस्थायी दीवार से घिरा हुआ था और ऐसा लग रहा था कि उसका रखरखाव किया जा रहा है। शहर सभ्यता के आखिरी गढ़ से अलग था, जो खाली पड़ी किसी भी व्यक्ति की भूमि पर था जिसके बारे में उन्होंने सुना था। यह पिप द्वारा वर्णित से बहुत अधिक था, एक गिरती हुई सभ्यता के खंडहरों में बैठे गुफाओं के लोगों के झुंड की तरह लग रहा था। दीवार बहुत ही सर्वनाश के बाद की छाप देती थी, जबकि कई आग के धुएं ने क्षितिज को धुंधला कर दिया था, जिससे प्रौद्योगिकी की कमी दिखाई दे रही थी। 400 से ज्यादा लोगों वाले कारवां को इतनी बड़ी जगह पर छिपाना मुश्किल था, इसलिए उन्होंने शुरू में कोशिश भी नहीं की। कारवां शहर से कुछ दूरी पर इंतजार कर रहा था। सेठ को निराशा हुई जब यह निर्णय लिया गया कि शहर का दौरा करने वाले दल का नेतृत्व उसे ही करना चाहिए। उससे भी ज्यादा नाखुश सिर्फ पिप थी, जिसे स्थानीय निवासी होने के नाते साथ आने के लिए कहा गया था। वह ऐसा न करने का कोई अच्छा बहाना नहीं बना पाई। सेठ, पिप, चिमेरा नेता और कुछ योद्धा होप में प्रवेश करने और जानकारी इकट्ठा करने के लिए निकल पड़े। वे बस निकलना ही चाहते थे, तभी उन्होंने लोगों के एक समूह को होप के कच्चे गेट से निकलते देखा। 100 से ज्यादा लोगों का उनका समूह घोड़ों और इसी तरह के दूसरे वाहनों पर सवार था। भीड़ में हंसी और सीटी बजने की आवाज गूंज रही थी। वे आसानी से उन 15 लोगों से ज्यादा थे जिनके साथ सेठ निकले थे। हमें जल्दी से कारवां की ओर लौटना होगा, ये डाकुओं का समूह है। पिप ने चीखकर सबको चेतावनी दी। उन्हें वापस लौटना पड़ा और सभी को पंक्तिबद्ध होना पड़ा। और इतनी चिंता मत करो पिप, सेठ ने इत्मीनान से कहा। लोहार ने उपद्रवी हमलावर को गेट से बाहर निकलते ही रोक लिया था। लेस देन ध्यान दे ग्रेटर देन, उसने कचरे के समुद्र को देखा। ये लोग मुश्किल से 30वें स्तर तक पहुंचे थे, वे अब तक यहाँ कैसे बचे थे? पश्चिम की ओर विस्तार के बारे में एक पुरानी फिल्म की तरह अपने घोड़ों पर सवार भीड़ ने उनके चारों ओर एक बड़ा घेरा बनाना शुरू कर दिया। उन्मत्त हंसी और सीटी बजाना और भी अधिक तेज और पागलपन भरा हो गया। उनमें से एक व्यक्ति रुका और उनके सामने आया। वह एक लंबा तगड़ा आदमी था। उसने चमड़े का कवच पहना हुआ था और कंधों पर भेड़ की खाल लपेटी हुई थी। वह एक बड़े मेढ़े पर सवार था। मैं भेड़ पोकर्स का नेता हूं और सेठ की जोरदार हंसी ने उनकी बातचीत बाधित कर दी। और हम तुम्हें छोड़ देंगे अगर। उसने फिर से कोशिश की जब सेठ थोड़ा शांत हो गया, लेकिन एक बार फिर लोहार अपनी हंसी रोक नहीं सका। हा, शीप पोकर्स, मेरा मतलब है, क्या ये बात आपने खुद सोची है या किसी ने आपको इस तरह से डब किया है जब आपने अपने माउंट को खराब करने की कोशिश की थी? तुम, जैसी तुम्हारी इच्छा, मैं दया दिखाना चाहता था। हा, आप एक सच्चे हास्य अभिनेता हैं, सेठ ने हंसते हुए कहा। ठीक है, मुझे वास्तव में इसकी जरूरत थी। हाल ही में हालात थोड़े तनावपूर्ण हो गए थे। उसने अपने चेहरे से अपने चेहरे को पोंछा और अचानक गंभीर स्वर में बोला। धन्यवाद के रूप में मैं तुम्हें जीवित रहने का एक मौका दूंगा। अगर तुम और तुम्हारे जोकर अगले 30 सेकंड के भीतर पीछे हट गए तो मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। जब डाकुओं ने उसे बोलते सुना तो वे भी अहंकार से हंसने लगे। वे 100 लोगों के मुकाबले सिर्फ 15 लोग थे। डाकुओं के सरदार को समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है, लेकिन जब सेठ बोल रहा था तो उसके पास उसे बीच में रोकने का कोई रास्ता नहीं था। उसकी आवाज में कुछ ऐसा था जो उसे उसकी मौत का भरोसा दिला रहा था। यह आदमी खतरनाक था, लेकिन अगर वो पीछे हटना भी चाहता तो भी उसके आदमियों की प्रतिक्रिया देखकर कोई रास्ता नहीं था कि वे उसकी बात सुने। 25, 24, 23, 22 हालात और भी बदतर हो गए। वह आदमी उल्टी गिनती भी कर रहा था। वह उसका मजाक उड़ा रहा था। उसके आदमियों के सामने फैसला हो चुका था। सब लोग हमला करो। बलिष्ठ नेता ने आक्रमण का संकेत देने के लिए अपनी कृपाण उठाई। एक हास्य अभिनेता के रूप में आप में बहुत क्षमता थी, लेकिन आपने त्रासदी को चुना। ड्रैगन माइट, ठंडी आवाज डाकू के कानों में गूंजी और कुछ ही क्षणों बाद उसे एक भयानक दबाव महसूस हुआ। उसने अपने चारों ओर अपने आदमियों को मक्खियों की तरह गिरते देखा। लोगों की आंखें पीछे की ओर मुड़ गईं क्योंकि वे बेहोश हो गए और अपने घोड़ों से गिर गए। जानवरों की आंखें ऊपर की ओर मुड़ गईं क्योंकि वे भी बेहोश हो गए। भारी घोड़े गिर गए, अक्सर उनके सवार या उनके कुछ हिस्सों को कुचल दिया। नेता की हालत भी कुछ खास अच्छी नहीं थी। वह मुश्किल से होश में था। एक बहुत बड़ा वजन उसे जमीन पर गिरा रहा था। अपने घोड़े से गिरकर वह चारों पैरों पर रेंग रहा था और अपना सिर उठाकर उन लोगों की तरफ भी नहीं देख पा रहा था जिन्हें उसने मारने की धमकी दी थी। हम उनके साथ क्या करें? चिमेरा नेता ने पूछा। ठीक है, मैंने उन्हें मौत का वादा किया था, लेकिन उन सभी को मारना और उन्हें मारना एक दर्द की तरह लगता है। पिप अवाक होकर सेठ को देख रही थी। उसने आग भी नहीं चलाई थी। उसने गाना भी नहीं गाया और न ही तलवार घुमाई। उसने बस अपनी ढाल उठाई और डाकू, जिन्होंने उसकी जिंदगी को नरक बना दिया था, हार गए।
मुझे ये करते हुए देखो, मैं जो नया जादू सीखा है उसे आजमाना चाहता हूँ, एक बचकानी आवाज अचानक बोली। यह इमुगी के लिए स्तर बढ़ाने का अच्छा मौका है, इसे ऐसा करने दें। उम्मा ठीक है, लेकिन इस बार तुमने कौन सा जादू सीखा? सेठ ने उलझन में पूछा। क्या इसने हाल ही में हीलिंग मैजिक नहीं सीखा था? इसका इन लोगों को ठीक करने का इरादा नहीं था, है ना? उसकी चिंताएं निराधार थी। छोटा इमुगी एक मोटे सांप की तरह दिख रहा था, उसके बगल में दिखाई दिया। लेस देन चेन लाइटनिंग ग्रेटर देन। उसने आवाज लगाई और उसके मुंह से बिजली की एक लहर निकली जो बेहोश शरीरों पर गिरती रही और उनके बीच आगे पीछे कूदती रही। वे छटपटाते रहे और झाग छोड़ते रहे, लेकिन उनमें से कोई भी कभी नहीं उठा। भय और डर की एकमात्र चीखें डाकू सरदार की ओर से आ रही थी, जो डटा हुआ था, लेकिन अब चाह रहा था कि वह इस तरह की हत्या के लिए दूर न होता। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन को फायदा नाप तक और अधिक अध्याय लाने में हमारी सहायता करें। संपर्क टॉस साइट में दान करें, मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़े। उपन्यास बिन। उपन्यास सर्वनाश का लोहार, अध्याय 343, भ्रामक नाम। सर्वनाश का लोहार। C343, भ्रामक नाम। अध्याय 343, भ्रामक नाम। अरे यह मेरा जादू है, चिमेरा ने आक्रोश से कहा। यह सच था, ऐसा लग रहा था कि इमुगी ने कुछ दिन पहले युद्ध के मैदान में इसे देखकर जादू सीखा था। इसे जादू में प्रतिभाशाली यूं ही नहीं कहा जाता। उच्च स्तरीय जादू में इतनी आसानी से महारत हासिल करना, एकमात्र समस्या थी इसका मन कम होना। यह पहले से ही सिरदर्द था जब वे दूसरे दिन लोगों को ठीक कर रहे थे। सेठ खुश था कि उसे आखिरकार लेवल अप करने का मौका मिला। अधिक मैना के साथ यह हो सकता है। ये केवल 3 स्तर ही क्यों प्राप्त कर पाया? इसने लगभग 30 स्तर पर लगभग 100 लोगों को मार डाला था और इसे केवल 4 स्तर तक ही पहुंच पाया था। ये कम से कम 15 या 20 स्तर तक पहुंचने के लिए पर्याप्त होना चाहिए था। क्या हो रहा था? पफ, जाहिर है मजबूत जातियों को आगे बढ़ने के लिए अधिक अनुभव की आवश्यकता होती है, अल ने कहा। क्यों? संतुलन, बस एक मजाक, ये बस ऐसा ही है। मेरे पास कोई स्पष्टीकरण नहीं है कि यह ऐसा क्यों है। तुमने मेरे खेलों से बहुत कुछ सीखा है, इस तरह के चुटकुले सुनाना। ये तो बुरे प्रभाव जैसा है, लिच ने आह भरते हुए कहा। इन लोगों से बदबू आ रही है, मैं इन्हें खाना नहीं चाहता, इमुगी ने एक लाश को सूंघते हुए अचानक कहा। किसी ने तुम्हें इन्हें खाने के लिए नहीं कहा, हम इन्हें लूटने के लिए 5 लोगों को छोड़ देंगे। हम में से बाकी लोग आशा की ओर जाएंगे, सेठ ने कहा और बाकी लोगों को आगे बढ़ने का इशारा किया। स्वागत समिति पहले ही धमाकेदार हो चुकी थी और शहर में भी कोई निराशा नहीं थी। गेट पर उन्हें बदमाशों का एक झुंड मिला जो पूरी तरह से हथियारबंद थे और शहर के गेट के दुखद बहाने की आक्रामक रूप से रक्षा करने के लिए तैयार थे। ध्यान रहे, राक्षसों से नहीं, भिखारियों, शरणार्थियों और अन्य निचले तबके के लोगों से सावधान रहें, जिनके पास शहर में घुसने के लिए पैसे नहीं है। ये वे लोग थे जिन्होंने दीवार के नीचे झुकी झोपड़ी बना रखी थी। एड्स बाय पब फ्यूचर। सामने खड़ा गार्ड बुरी तरह से मुंडा हुआ था, गंदा था और अगर सेठ पूरी तरह से गलत नहीं था तो नशे में था। एक मोटे चमड़े के कवच को उस आदमी के मोटे शरीर को नियंत्रित करने में मुश्किल हो रही थी। अरे वाह, इस नौब को देखो, तुम दूसरे कूड़े की तरह नहीं दिखते जो खंडहरों में पड़े टुकड़ों को खाकर अपना पेट भर रहे हैं। तुम यहाँ क्या चाहते हो? सुअर ने पूछा, जोर से सूंघा और जमीन पर थूक दिया। सेठ को तुरंत समझ आ गया कि इस प्रजाति से कैसे बात करनी है। प्रवेश शुल्क कितना है? सेठ ने ठंडे स्वर में पूछा। हाँ, सीधे मुद्दे पर आना, मुझे ये पसंद है। सुअर ने सेठ को ऊपर से नीचे तक देखा, जिसने अपना कवच छिपाने की जहमत नहीं उठाई थी। हालांकि गार्ड के पास शायद कोई खास हुनर नहीं था, लेकिन एक समझदार नजर आसानी से कवच की कीमत पहचान सकती थी। तुम्हारे लिए 50 सिल्वर और तुम्हारे पीछे खड़े मजाकिया लोगों में से हर एक के लिए 10 और। अजीब समूह, चिमेरा अविश्वास से हकलाया। सेठ को समझ नहीं आ रहा था कि वह हंसे या रोए। वह आदमी उससे 2 सोने के सिक्के चाहता था। हंसे क्योंकि उस आदमी को लगा कि यह बहुत है, जबकि सेठ के लिए यह महज मुर्गी थी। या रोए क्योंकि यह एक बड़ी रकम थी, खास तौर पर इस झुगी झोपड़ी के लोगों के लिए। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि इस तरह की मनमानी फीस के कारण उनमें से कोई भी इसे प्राप्त नहीं कर सका। सेठ के लिए ये कुछ भी नहीं था, लेकिन अगर वह इसे भुगतान करता तो उसे एक धक्का मुक्की करने वाला व्यक्ति माना जाता और शहर में व्यापार बहुत अधिक कष्टप्रद हो जाता। उन्होंने वास्तविक अनुभव से बात की, उन्हें ये सब कठिन तरीके से सीखना पड़ा और ओरा की यात्रा के दौरान फिन ने उन्हें खूब डांटा। हम सभी के लिए 20 सिल्वर, उसने लेस देन सेठ की आवाज ग्रेटर देन में कहा। कट इतना जोरदार था कि मोटा गार्ड भी किसी तरह से उसके प्रभाव का प्रतिरोध कर रहा था। उसने अभी सांस अंदर ली ही थी कि सेठ ने उसे बीच में टोक दिया। गलत मत समझो, मैं ये पैसा हम दोनों के लिए दे रहा हूँ। तुम जिंदा रह सकते हो और मुझे गार्ड को मारने और शहर की दीवार में छेद करने जैसी बकवास से नहीं जूझना पड़ेगा। समझे? अगर तुम समझ गए हो तो सिर हिलाओ। जब मौत का असली विकल्प एक संभावना बन गया तो गार्ड की आंतें जोर से हिलने लगी। आदमी पूरी तरह से आश्वस्त था कि वह आदमी न केवल गंभीर था बल्कि इस धागे को बांधने में भी सक्षम था। वह जो भी शब्द कहना चाहता था वह अटक गया और उसने यंत्रवत सिर हिला दिया। सेठ ने अपने हाथ में 20 चांदी के सिक्के डाले और वे उसके और उसके साथियों के पास से निकल गए। शहर में प्रवेश करने पर कोई बड़ा बदलाव नहीं हुआ। पुरानी इमारतों के बीच दीवारों के बाहर की तरह ही झुकी झोपड़ियां जारी थी। हर खाली जगह जर्जर रहने की जगह से भरी हुई थी। सिर्फ संकरी सड़कें बची थी जहां लोग भीड़ में चलते थे। भिखारी, फेरी वाले, बेचारे हर जगह देखे जा सकते थे। सड़क पर स्टॉल पर सामान बेचने वाले बूढ़े लोगों से लेकर डीलर या ड्रग अड्डे के रूप में काम करने वाली झुग्गियां तक। सेठ ने टिप्पणी की, उन्हें सचमुच नाम बदलकर कुछ और उपयुक्त नाम रखने पर विचार करना चाहिए, जैसे लैंडफिल या डेस्पेयर। सबसे बड़ा बदलाव शायद गंध थी। यह एक भयानक बदबू थी। ऐसा लग रहा था जैसे दशकों का कीचड़ नीचे के परित्यक्त सीवर से उठ रहा हो। शायद उनके शहर का एकमात्र अच्छा पहलू ये था कि वास्तव में किसी को परवाह नहीं थी। सेठ को यकीन था कि चिमेरा वाई सिटी की सड़कों पर और यहाँ तक कि डेल्टा में भी बहुत ध्यान आकर्षित करेंगे। हालांकि यहाँ ऐसा नहीं था। भीड़ में ऐसे लोग और उत्परिवर्तन थे जो किसी भी चिमेरा से भी बदतर दिख रहे थे। ये बताना संभव नहीं था कि इन लोगों का अंत कैसे हुआ, लेकिन किसी ने भी उनके समूह के एकजुट सदस्यों की ओर अजीब नजर से नहीं देखा। ये काले जादूगरों की तर्ज पर कुछ नौकरियों का प्रयोग हो सकता है, अल ने सिद्धांत बनाया, लेकिन कुछ भी निश्चित नहीं था। पिप के चेहरे पर उदासी साफ झलक रही थी। वह जगह उससे भी बदतर हो गई थी जितनी उसे याद थी। क्या तुम सच में नहीं जानते कि हम किसी को कहां पा सकते हैं? सेठ ने फिर से पूछा, बस सुनिश्चित करने के लिए। मुझे खेद है, चीजें बहुत बदल गई हैं। मुझे यकीन नहीं है कि उस समय ऐसा कोई था भी या नहीं। इसका मतलब यह था कि वे केवल खुद ही जानकारी की तलाश कर सकते थे। पहले तो वे साथ रहे और उन व्यापारियों पर नजर रखी जो उनकी जरूरत के हिसाब से राशन बेच सके। ये वास्तव में कारगर नहीं हुआ। इस जगह पर केवल 2 ही उद्योग फल फूल रहे थे, दुनिया का सबसे पुराना और दूसरा सबसे पुराना व्यापार। वेश्यावृत्ति और ड्रग्स यहाँ हर जगह थे। शायद आप मौजूदा बॉस से बात कर सकते हैं। मुझे नहीं पता कि हम किससे पूछ सकते हैं। कुछ देर तक बिना किसी नतीजे की तलाश करने के बाद आखिरकार पिप ने कहा। उसे बोलने के लिए मजबूर होना पड़ा क्योंकि वह जानकारी की खोज के लिए समूह को विभाजित करने के खिलाफ थी। सेठ को भी यह विचार पसंद नहीं आया कि इन लोगों को इस तरह की जगह पर इधर-उधर भटकने दिया जाए। उनमें से आधे लोग लोगों के बारे में कुछ नहीं जानते थे, बाकी आधे इस माहौल में ज्यादा बेहतर नहीं थे। पिप ने आगे बढ़कर समूह को शहर में उसका पीछा करने के लिए प्रेरित किया। कई बार उसे रास्ता खोजने में परेशानी हुई, लेकिन वे शहर के एक बेहतर इलाके में पहुंच गए। अंत में पिप उस जगह के सामने रुकी जो पहले एक नाइट क्लब हुआ करता था। एड्स बाय पब फ्यूचर। नियॉन लाइट और बिजली अभी भी काम कर रही थी और उन्होंने बाहर से संगीत भी सुना। पिप के अनुसार यह एक पब, नाइट क्लब, एक वेश्यालय और एक कैसीनो एक साथ था। इसे कोबो नामक एक आदमी चलाता था। नाम बताते समय वह मुंह बिचकाती रही, लेकिन उसके अनुसार यही वह आदमी था जिससे उन्हें बात करनी थी।
जानकारी का सबसे अच्छा स्रोत जो पैसे से खरीदा जा सकता था। हालांकि उस आदमी के साथ उसका अतीत बहुत सकारात्मक नहीं था। सेठ ने पिप और चिमेरा नेता के साथ प्रवेश करने का फैसला किया। जब वे उस जगह में दाखिल हुए तो बम्पर बंद नहीं हुआ। अंदर की इमारतों का डिजाइन काफी दिलचस्प था। जिस ग्राउंड फ्लोर पर वे गए वो पब था, लेकिन वहां तेज संगीत बज रहा था। ऐसा इसलिए था क्योंकि यह वास्तव में नाइट क्लब के ऊपर एक बालकनी थी। फर्श का बड़ा हिस्सा गायब था और बेसमेंट में नाचने वाली भीड़ भरी हुई थी। अंदर पिप ने नेतृत्व संभाला। वह काउंटर पर गई और बारकीपर को इशारा किया कि वह उसकी बात ध्यान से सुने। उन्होंने उसे कुछ फुसफुसाया, लेकिन उस आदमी ने अपना सिर हिला दिया। माफ करना पिप, लेकिन ये पुराना नियम है, मैं तुम्हें इस तरह अंदर नहीं आने दे सकता। लेकिन ये कोर्वो के लिए वास्तव में एक बड़ा व्यवसाय होगा। उसने हताश होकर तर्क दिया। पिप, तुम्हें पता है कि बॉस किसी से भी नहीं मिलेंगे, उसने अजीब तरीके से जवाब दिया। अरे तुम किसे कोई भी कह रहे हो? सेठ अचानक बीच में बोल पड़ा। वो बस बैठ गया और काउंटर पर झुक गया। आह सेठ, कृपया रुकें, मैं इससे निपट सकता हूँ, पिप ने आश्वासन दिया। इसकी चिंता मत करो, मैं तो बस ये स्वाद लेना चाहता था कि इस चूहे के बिल में किस तरह का पेशाब परोसा जाता है। हो पिप, तुम बहुत घमंडी दोस्त लेकर आए हो। कम से कम तुम ऐसे दिखते हो कि तुम पेशाब से बेहतर कुछ खरीद सकते हो। तो फिर मुझे अपना सबसे अच्छा सामान दो, फिर हम देखेंगे। हंसते हुए बारकीपर ने पीछे की अलमारी से एक बिना वर्णन वाली बोतल ली और सेठ के लिए एक गिलास भर दिया। लोहार ने अभी तक नहीं पिया था और पिप की ओर मुड़ा। तो क्या उसने मुझे कुछ अच्छा या पेशाब पिलाया? वह सेठ और बारकीपर के बीच आगे पीछे घबराई हुई दिखी, लेकिन अंततः बोली। ती बात वाला, उसे अपने असली पेशाब से लोगों को मजाक करना पसंद है। हम इसमें पेशाब जैसी गंध आ रही है, ये पेशाब जैसा दिख रहा है। मुझे ये जानने के लिए इसका स्वाद लेने की जरूरत नहीं है कि यह पेशाब है। तुम सही हो, अब तुम प्यासे लग रहे हो, तुम कुछ भी क्यों नहीं लेते? सेठ ने अचानक बारकीपर को यह ऑफर दिया। जिस तरह से उसने ये कहा, पिप को रोंगटे खड़े हो गए, लेकिन उससे भी ज्यादा उसे यह बात डराने वाली लगी कि बारकीपर ने यह ऑफर स्वीकार कर लिया। एड्स बाय पब फ्यूचर को फायदा नाम तक और अधिक अध्याय लाने में हमारी सहायता करें। संपर्क टॉस साइट में दान करें, मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़े। उपन्यास बिन। उपन्यास सर्वनाश का लोहार अध्याय 344 सांप को तेल लगाना। सर्वनाश का लोहार C344 सांप का तेल लगाना। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। अध्याय 344 सांप को तेल लगाना। बारकीपर ने अपनी सजा खुद ही चुनी थी। वह आदमी सिर्फ 11वें स्तर का था। स्तर और आंकड़ों में अंतर को देखते हुए सेठ उस पर ध्यान केंद्रित करके उसे आसानी से सरल आदेश दे सकता था। उस आदमी ने गिलास उठाकर अपना पेशाब गटकते हुए जरा भी असंतोष नहीं दिखाया। उसने ऐसा व्यवहार किया जैसे यह उसका अपना निर्णय था। अब आप मुझे अपना सबसे अच्छा पे क्यों नहीं देते? हाँ मुफ्त, बेशक, सेठ ने कहा जब उस आदमी ने उसे जबरन पिला दिया। जरूर, बारकीपर ने सिर हिलाया और एक नया गिलास और एक आकर्षक दिखने वाली बोतल ले आया। शराब बहुत सुगंधित थी। इसमें तो मैना भी टपक रहा है, पॉकेट लिच ने टिप्पणी की जब सेठ ने इसकी गंध ली। सेठ को एक घूंट से ही पता चल गया कि शराब का प्रभाव कमजोर मैना औषधि के समान है। इससे निचले स्तर के लोगों पर भी मजबूती का प्रभाव पड़ सकता है। इससे सेठ को एक विचार आया और उसने इमुगी को बुलाने से पहले दूसरा गिलास मंगवाया। क्या कहानियों में ड्रैगन को भी अक्सर शराब पीने का शौक नहीं होता? शायद इसका असर मोटे सांप पर पड़ सकता है। मैं नहीं चाहता, इसकी गंध अजीब है। चलो बस एक घूंट लो, मैं वादा करता हूँ इसका स्वाद बुरा नहीं होगा। मोह, ठीक है। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। छोटी कांटेदार जीभ ने गिलास में स्वाद लेने के लिए हाथ डाला। बार बार आखिरकार इमुगी ने गिलास को दबाना शुरू कर दिया और बड़े घूंटों में पीना शुरू कर दिया जब तक कि वह खाली नहीं हो गया। एक और, उसने कहा और गिलास को काउंटर से नीचे धकेलकर जमीन पर पटक दिया। एक और, सेठ ने आदेश दिया और दूसरा गिलास भर गया। अंत में छोटे बच्चे ने पूरी बोतल खाली कर दी, जिसके बाद उसने नशे में झपकी ले ली। इसका असर भी हुआ। इमुगी का मान 30 अंक बढ़ गया था। यह बहुत ज्यादा नहीं था, लेकिन बहुत कम भी नहीं था। क्या आप मुझे अब अपने बॉस से मिलने देंगे? सेठ ने अंततः बारकीपर से कहा। इसकी जरूरत नहीं होगी, मैंने सब कुछ देख लिया है, किसी ने कहा। बोलने वाले व्यक्ति ने स्टाइलिश काले सूट के ऊपर एक आलीशान काला मेंटल पहना हुआ था। किसी दूसरी सदी के गुंडे की तरह दिखने वाला वह ऊपरी मंजिलों में से एक से सीढ़ियों से नीचे आ रहा था। तुम्हारी हिम्मत इतनी है कि तुम मेरे बारटेंडर के साथ इस तरह खेल रही हो, उसने कहा और अपने पीछे की ओर खींचे बालों को ठीक किया। यह एक पीला आकर्षक आदमी था जिसके काले बाल थे और उसके मुंह के बाएं हिस्से से लेकर जबड़े तक एक निशान था। पिप ने उस आदमी को हैरानी और डर से देखा। अच्छा, अगर यह मेरा छोटा पिप नहीं है, क्या दुनिया ने तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया जब तुम आखिरकार भागने में कामयाब हो गए? क्या तुम वापस आकर पट्टा बांध रहे हो जब तुम्हें पता चला कि बाहर की दुनिया हमारे यहाँ से बेहतर नहीं है? उसने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा। वह छोटी लड़की के पास जाकर उसे धमकाता रहा और एक आत्मसंतुष्ट मुस्कान बिखेरता रहा। अगर कोई छोटी लड़की के पास आकर न हंसता तो यह एक गंभीर दृश्य होता। पिप और क्रोवो असमंजस में उसे देख रहे थे। कोर्वो क्रोधित हो गया और लड़की थोड़ी घबरा गई। तुम क्या कह रहे हो? ये जगह बहुत अच्छी है, तुम्हें कुछ नहीं पता, उसने अपनी हंसी पर काबू पाते हुए आखिरकार कहा। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। इसके अलावा जब भी आप किसी पुराने प्यार को देखते हैं तो आप मुझे अनदेखा कैसे कर देते हैं? हो, सेठ खड़ा हुआ और कोर्वो के साथ गिर गया जो उससे लगभग 10 सेमी छोटा था। क्या मैं इतना भी दिलचस्प नहीं हूं कि मैं तुम्हें एक छोटी लड़की से दूर रख सकूं? मैंने कुछ बेहतरीन दिमागी चालें भी चली और तुमने मुझे उसी क्षण छोड़ दिया जब तुमने पिप को देखा। मुझे थोड़ा दुख हुआ, तुम्हें पता है, सेठ ने मुस्कुराते हुए कहा। कोर्वो को पता ही नहीं चला कि कब, लेकिन सेठ उसके और पिप के बीच आ गया था। वह आदमी अपनी आत्मविश्वास भरी मुस्कान के साथ कब इतना करीब आ गया था। एक भारी दस्ताने वाला हाथ उसके कंधे पर आ गया। बिजनेस आदमी खुद 50 के मध्य स्तर पर था, लेकिन ये हाथ अविश्वसनीय रूप से भारी लग रहा था और जब उसने उसके कंधे को पकड़ा तो यह एक दबाव की तरह था। मुझे आपसे एक काम के बारे में बात करनी है, सेठ ने गंभीरता से कहा। लोहार जानता था कि यह आदमी कोई बड़ा आदमी है, अन्यथा वह इतने आत्मविश्वास से बाहर नहीं निकल पाता। शायद पिप के साथ कुछ जटिल इतिहास भी रहा हो या फिर उसके लिए कोई आघात भी रहा हो, लेकिन सेठ को इसकी परवाह नहीं थी। उन्होंने उनके छोटे से खलनायक और पूर्ण पीड़ित नाटक को बाधित किया। अगर यह इतना महत्वपूर्ण था तो दोनों अपने रिश्ते की गतिशीलता को कहीं और काम कर सकते थे। सेठ यहाँ मौज मस्ती या किसी और के चरित्र विकास के लिए नहीं था। हाँ जरूर, चलो मेरे दफ्तर चलते हैं, कोर्वो ने थोड़ा उलझन में जवाब दिया। कोर्वो को होश तभी आया जब वह अपनी मेज के पीछे कुर्सी पर बैठ गया। उसके सामने वह आदमी पिप और वह अजीब चार भुजाओं वाली महिला बैठी थी। तुम मुझसे क्या चाहते हो? नाइट क्लब के मालिक ने संदेह से पूछा और तीनों को घूरा। ठीक है, अंदाजा लगाने की कोशिश करो, सेठ ने कहा। वह देखना चाहता था कि क्या यह आदमी उसके पैसे के लायक है। जो कुछ हुआ था उसके बाद कारवां की जानकारी गुप्त नहीं रह सकती थी। क्या तुम उस कारवां से हो? मुझे मत बताओ कि तुम वही आदमी हो जिसने गार्ड को 20 सिल्वर देकर भगा दिया था। कोर्वो ने कुछ देर चुप रहने के बाद पूछा। उसे तो गेट पर हुई घटना के बारे में भी पता था। उसे लगा कि पिप को साथ ले जाना अच्छा विचार था। लगता है यह मेरे समय के लायक होगा। हम इस जगह पर अपने भोजन और आपूर्ति को फिर से भरना चाहते हैं। 3 सप्ताह और लगभग 400 लोगों के लिए पर्याप्त है। मुझे इस बारे में किससे बात करनी है और अपेक्षित कीमत क्या है? सेठ ने बिना किसी बात को घुमाए फिराए। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। अब कोर्वो की बारी थी कि वह जोर से हंसने लगे।
इस शहर में कोई भी व्यापारी इतना खाना नहीं दे सकता, कोई बड़ा गिरोह भी इतना खाना इकट्ठा नहीं कर पाएगा, शायद बिग देव, लेकिन वह आपको अपना निजी भंडार नहीं देगा। उसने तिरस्कारपूर्वक कहा। बिग देव, आशा का किंगपिन, आप इरादा नहीं रखते? मैं बिग देव से मिलना चाहता हूँ, मैं अपॉइंटमेंट कैसे ले सकता हूँ? कोई भी व्यक्ति बिग देव से आसानी से मुलाकात नहीं कर सकता। जब तक आपके पास कोई ऐसी चीज न हो जो वह चाहता हो और वह उसे आपसे आसानी से न ले सके, तब तक वह किसी से व्यक्तिगत रूप से नहीं मिलेंगे। मैं समझ गया। क्या आपके पास कोई ऐसा तरीका है जिससे आप जानकारी को इस तरह प्रसारित कर सके कि उसे इसके बारे में पता चल जाए? कुछ घंटे बाद, क्या ये जानकारी विश्वसनीय है? बड़े आदमी ने पूछा। वह अपने अधीनस्थ से बात कर रहा था जो उसकी विशाल मेज के सामने घुटनों के बल बैठा था। बड़ा दफ्तर डूबते सूरज की रोशनी से रंगा हुआ था। चारों ओर की बड़ी खिड़कियों से दीवारों के भीतर आसपास के पूरे शहर को देखा जा सकता था। हाँ सर, यह एक उच्च स्तरीय मूल्यांकनकर्ता से आता है जो दुर्लभ वस्तुओं की भी पहचान कर सकता है। यह निश्चित रूप से कम महाकाव्य रेटिंग की वस्तु है। और वह आदमी जिसके पास यह है, अनिश्चित, लेकिन हमारे निगरानीकर्ताओं ने कहा कि उसके पास अजीब शक्तियां हैं और वह जिस समूह के साथ यात्रा करता है उसे कम करके नहीं आंका जाना चाहिए। मैं उससे मिलना चाहता हूँ। एक मुलाकात तय करो। जी श्रीमान। वह काली आकृति कार्यालय से गायब हो गई और बड़े बॉस को अंधेरे कार्यालय में अकेला छोड़ दिया। बाहर जाते समय लाइट जला लेना ठीक है। कोई उत्तर नहीं मिला, लेकिन थोड़ी देर की खामोशी के बाद लाइट चालू हो गई। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन को फायदा नाम तक और अधिक अध्याय लाने में हमारी सहायता करें। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें। मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़े। उपन्यास बिन। उपन्यास सर्वनाश का लोहार अध्याय 345 बुराई से निपटना। सर्वनाश का लोहार C345 बुराई से निपटना। एड्स बाय पब फ्यूचर। अध्याय 345 बुराई से निपटना। क्या तुमने सचमुच ऐसी ही एक महाकाव्य वस्तु बनाई है? कोर्वो ने अविश्वास में पूछा। आपने मूल्यांकनकर्ता की बात सुनी है ना? क्या आपको यकीन है कि बिग देव को जानकारी मिल जाएगी? बेशक, बिग देव की जानकारी के बिना कोई भी मूल्यवान वस्तु नहीं होती। क्या आप वाकई उसके साथ मोल भाव करने के लिए किसी महाकाव्य रेटेड वस्तु का उपयोग करना चाहते हैं? यदि आप इसे वापस पाने की कोशिश करेंगे तो आपको पूरे शहर से लड़ना पड़ेगा। ओह, चिंता मत करो, वो ये सब अपने लिए ले सकता है। सेठ ने उसे एक आत्मसंतुष्ट मुस्कान के साथ कहा। मुस्कान के पीछे कुछ अलग कारण थे। एक ये था कि उसका लेस देन सुनार ग्रेटर देन आखिरकार शिल्पकार स्तर पर पहुंच गया था। यह अकेले सेठ के लिए खुशी का एक बड़ा स्रोत था। बाकी लोगों को इस बात से मतलब था कि इसे कैसे संभव बनाया जा सका। लोहार ने एक हार बनाया था। हालांकि यह कोई महाकाव्य वस्तु नहीं थी, बल्कि वास्तव में अवशेष थी। वास्तव में घटनाओं का एक अप्रत्याशित मोड़। जाहिर है, सेठ का इरादा इस लैंडफिल के किंगपिन को कुछ भी अच्छा देने का नहीं था। मूल्यांकनकर्ता से मिलने के बाद पार्टी ने एक साधारण होटल में चेक इन किया था। कमरे साफ सुथरे थे, फर्नीचर पुराना था, लेकिन अच्छी हालत में था। पिप सो गया जैसे कि बिस्तर पूरी तरह से आलीशान हो, जबकि बाकी लोग जागते रहे और इंतजार करते रहे। देर रात को दस्तक हुई। जैसा कि कौवो ने कहा था, निमंत्रण लेकर आने वाले संदेशवाहक को कुछ ही घंटे लगे। उन्हें कैसे पता चला कि पार्टी कहां ठहरी थी? जैसा कि कौवो ने बताया, किंगपिन को वास्तव में बहुत कुछ पता था, अगर सब कुछ नहीं। बिग देव उन्हें सेंट्रल टावर में अपने निजी रेस्तरां में डिनर के लिए आमंत्रित करना चाहते थे। संदेशवाहक ऊपर से विनम्र था, लेकिन ये स्पष्ट था कि यह एक साधारण निमंत्रण नहीं, बल्कि आने का आदेश था। उन्होंने सुना था कि सेठ अपने कारवां के लिए राशन खरीदने के लिए अपनी संपत्ति को तरलीकृत करना चाहता है और वे इस व्यवसाय के बारे में बात करने के लिए तैयार होंगे। बिना कोई सवाल किए सेठ ने तुरंत सहमति दे दी। एड्स बाय पब फ्यूचर। उन्होंने प्रलोभन स्वीकार कर लिया। यह विचार दोनों पक्षों ने साझा किया, लेकिन यह अभी भी स्पष्ट नहीं था कि आखिर में किसकी जीत होगी। सेठ ने अपने कुछ साथियों को वापस कारवां के शिविर में भेजा ताकि उन्हें शहर में उनके ठहरने की सूचना दी जा सके। रात्रिभोज का निमंत्रण शाम के लिए था, इसलिए उनके पास अभी भी कुछ समय था। लोहार ने इसका उपयोग शहर के बारे में थोड़ा और पता लगाने के लिए किया। नाइट क्लब और उनकी सराय वास्तव में एक बेहतर क्षेत्र का हिस्सा थे, अगर कोई इसे बेहतर कह सकता है। कम से कम यह एक सामान्य बस्ती की तरह दिखता था, जैसा कि आप एक बड़े शहर में उम्मीद करते हैं, और झुग्गियों की तरह एक अस्थिर झुग्गी बस्ती नहीं थी। घूमते हुए उन्होंने बड़े बॉस के घर पर नजर डाली, जहां वे शीघ्र ही मुखिया के साथ भोजन करने वाले थे। बिग देव की बिल्डिंग या देव टावर, जैसा कि किंगपिन इसे कहते थे, बेहतर इलाके में थी। ये जगह अच्छी तरह से बनाए गए घरों और गगनचुंबी इमारतों के साथ लगभग सामान्य दिखती थी। ये होप के अमीर लोगों का घर था। अमीर का मतलब था कि उनमें से ज्यादातर गैंगस्टर थे जो शहर की सामान्य आबादी से खून चूसते थे। लोहार को उम्मीद थी कि अगर वह खोज जारी रखेगा तो उसे कुछ दिलचस्प मिलेगा, लेकिन उसे निराशा ही हाथ लगी। उम्मीदें वाकई निराशाजनक थीं, खास तौर पर दीवार के उस पार के खंडहर। उसने सुना था कि वहां बहुत से शरणार्थी अपनी जान बचाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। यह मैदानों में एकमात्र ऐसी जगह थी जहां कालकोठरी पैदा होती थी, जबकि दीवारों के भीतर रहने वालों को तुरंत बंद कर दिया जाता था। बाहर वालों पर केवल मामूली रूप से नियंत्रण रखा जाता था। आखिरकार यहाँ कोई गिल्ड नहीं था। यद्यपि इससे कुछ गरीब लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी, लेकिन दीवारों के बाहर की कालकोठरी को तोड़ने से डाकुओं और गैंगस्टरों को बड़ा रणनीतिक लाभ हुआ। पिप एक बार इस जगह से भाग गई थी, लेकिन जब वे इस जगह की खोज कर रहे थे तो उसके चेहरे पर जो दर्द था उससे पता चलता था कि उसके दिल में अभी भी इस जगह के लिए गहरा लगाव है। उन्हें जितनी भी जानकारी मिली उसका दुख उतना ही बढ़ता गया। अंततः सेठ इसे और अधिक अनदेखा नहीं कर सका, इसलिए वह उसके साथ एक बेंच पर बैठ गया। तुम अभी भी इस जगह से जुड़ी हुई हो, है ना? उसने पूछा। लड़की ने बस दूसरी तरफ देखा और सिर हिला दिया। वह थोड़ी शर्मिंदा लग रही थी। इस शहर ने उसके साथ बहुत बुरा व्यवहार किया था, लेकिन वह अभी भी इससे अपना नाता नहीं तोड़ सकती थी। क्यों? मैं यहीं अपने माता पिता के साथ पली बड़ी हूँ, तब मुझे यहाँ बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। लेकिन जब ये सब हुआ, जब मेरे माता पिता, मुझे एहसास हुआ कि यह कितना बढ़िया था। करीना के साथ बिताए समय ने मुझे एहसास दिलाया कि मैं उस समय के वापस आने का कितना इंतजार कर रही हूँ। होप को इस हालत में देखकर मैं एड्स बाय पब फ्यूचर। वह चुप हो गई। सेठ ने उसके आगे बोलने का इंतजार किया, जबकि उसकी आंखों से आंसू बहने लगे थे। मैं उस समय को वापस लाना चाहती हूँ। वह जगह जहाँ हर कोई इतना घृणित रूप से आशावादी था। वह जगह जहाँ हर कोई इतना आक्रामक, दोस्ताना और मददगार था। मुझे अपना घर वापस चाहिए, लेकिन मैं जानती हूँ मेरे जैसी कमजोर लड़की क्या बदल सकती है। मैं कुछ भी बदलने के लिए पर्याप्त मजबूत नहीं हूँ। मैं कभी नहीं बन सकती। वह रो पड़ी। आखिरकार वह टूट गई और वह इस बारे में बड़बड़ाती रही कि यह कैसा था और इसे कैसा होना चाहिए। लोहार ने बस उसकी बात सुनी और उसकी पीठ थपथपाई। आखिरकार, क्या तुम मेरी मदद नहीं कर सकते? तुम मजबूत हो, मुझे यकीन है कि तुम कर सकते हो। नहीं पिप, जटिल समस्याओं के लिए जटिल समाधान की आवश्यकता होती है। मैं उस काम के लिए उपयुक्त व्यक्ति नहीं हूँ। इसे ठीक करने के लिए आपको केवल शक्ति की आवश्यकता नहीं है, आपको समय और समर्पण की आवश्यकता है। मैं निवेश करने को तैयार नहीं हूँ। मैं वह व्यक्ति नहीं हूँ जो आपकी सभी समस्याओं का समाधान कर सकता हूँ। उसने आशा की उस किरण को तोड़ दिया। क्या कोई ऐसा भी है जो ऐसा कर सकता है? उसने उदास होकर पूछा। वह फिर से उदास हो गई थी। फिलहाल नहीं, लेकिन मैं तुम्हें वही दूंगा जो मैंने उस दिन दिया था जब हम पहली बार मिले थे। मैं तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगा और तुम्हें मजबूत बनने में मदद करूंगा। और फिर तुम्हारी सारी समस्याओं को सुलझाने वाला कोई होगा। तुम उन्हें सुलझा लोगे। तुम्हें किसी से मदद मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्या तुम्हें सचमुच लगता है कि मैं ऐसा कर सकता हूँ?
जरूर, यही इस सिस्टम की खास बात है। अगर आपके पास किस्मत नहीं है, तो भी जब तक आप मेहनत करने को तैयार हैं, आप एक मजबूत व्यक्ति बन सकते हैं। और अगर किस्मत अच्छी हो, जैसे कि किसी शानदार लोहार से मिल जाएं, तो आप निश्चित रूप से शीर्ष पर पहुंच सकते हैं। उसने बेपरवाही से कहा। पिप ने उसे घूर कर देखा, लेकिन अंत में उसे कसकर गले लगा लिया। धन्यवाद। मैं ठीक है, तुम दूसरे वाले के पास जाओ, मैं थोड़ी देर यहीं बैठूंगा। जब वह युवती चली गई तो सेठ ने गहरी सांस ली और लंबी आह भरी। वह पसीने से लथपथ था। उसने बुद्धिमान और अनुभवी लगने की कोशिश की थी, लेकिन उसे पता ही नहीं था कि उसे क्या करना चाहिए। यह अच्छी सलाह थी या नहीं। बेशक वह उसकी परवाह करता था और उसकी भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाना चाहता था, लेकिन वह बस इस अस्त व्यस्त गंदगी के ढेर से निपटना नहीं चाहता था। उसकी राय में यह सबसे अच्छा होगा कि वह इस जगह को भूल जाए और मिनासमार में एक नया घर ढूंढ ले। एड्स बाय पब फ्यूचर। खैर, अगर वह ऐसा नहीं करती, तो इस जगह पर मिनासमार की एक शाखा होगी। जब तक उसे इससे निपटना नहीं पड़ता, तब तक उसे कोई आपत्ति नहीं होगी। फिर से उसे एहसास हुआ कि वह वास्तव में लोगों से निपटने में अच्छा नहीं था। वह शांत हो गया और दूसरों के साथ शामिल होने से पहले अपने विचारों को इकट्ठा किया। उसे नहीं पता था कि यह अच्छी सलाह थी या नहीं, लेकिन कम से कम पे कुल मिलाकर खुश लग रहा था। शाम को सेठ और 4 योद्धा बड़े बॉस के साथ डिनर के लिए देव टॉवर गए। चिमेरा और उनके नेता पिप के साथ वहीं रुक गए। टावर के प्रवेश द्वार पर उनका विनम्रतापूर्वक स्वागत किया गया और उन्हें 30वीं मंजिल पर स्थित रेस्तरां में ले जाया गया। सेठ को आश्चर्य हुआ कि वे इन प्राचीन लिफ्टों को चालू रखने में कामयाब रहे। इस शहर की ज्यादातर चीजों की तरह इस रेस्टोरेंट की शैली भी एक अलग सदी की थी। इसका मतलब यह नहीं था कि यह अपने तरीके से आलीशान नहीं था। कृपया बैठ जाइए, रात का खाना जल्द ही परोसा जाएगा, मेजबान भी जल्द ही आपके पास आएंगे। वे इंतजार करते रहे और जल्द ही बिग देव रेस्तरां में दाखिल हुए। उन्होंने एक पुराना स्मोकिंग और फेडोरा पहना हुआ था, जो एक सच्चे माफिया की तरह दिख रहा था। सूट के अंदर का आदमी अपनी लंबाई से ज्यादा चौड़ा था, लेकिन उसका वजन मोटापे का आभास नहीं देता था। उस आदमी में ताकत और आत्मविश्वास की ताकत थी। कोई भी आसानी से समझ सकता था कि वह इस जगह का बड़ा बॉस क्यों था। नमस्कार मिस्टर स्मिथ, मुझे खुशी है कि आप आ पाए। यह सम्मान पूरी तरह मेरा है। उन्होंने एक दूसरे का विनम्रतापूर्वक अभिवादन किया, लेकिन भोजन परोसे जाने के बाद उन्होंने आगे कोई बातचीत नहीं की। भोजन की शुरुआत बहुत सामान्य तरीके से हुई, क्योंकि दोनों ने धीरे-धीरे और संयम से खाना खाया। हालांकि जल्द ही उन्हें एहसास हो गया कि यह रात की पहली लड़ाई थी और उनकी गति बढ़ गई। देव को अपने शक्तिशाली पेट पर गर्व था, लेकिन सेठ को वास्तव में अपने दिल की इच्छा के अनुसार खाने का मौका मिले हुए काफी समय हो गया था। दिग्गजों की लड़ाई शूरवीर के अंत तक जारी रही। बर्तन ऊंचे हो गए, कटोरे लुढ़क गए और टकी के लिए झड़प में कुछ कांटे भी मारे गए। सीमाएं लांघी गईं, पनीर की प्लेटें नष्ट कर दी गईं। निर्दोष बच्चों को अपनी जान बचाने के लिए भागने का भी मौका नहीं मिला। रात का पहला मुकाबला बराबरी पर समाप्त हुआ। हारने वाला एकमात्र शेफ था जिसने लगातार 6 घंटे तक खाना पकाया था। मैं देख रहा हूं कि आप एक योग्य व्यापारिक भागीदार हैं। चलो मेरे कार्यालय में चलते हैं और बात करते हैं। देव ने आखिरकार कहा और अपनी कुर्सी से उठ खड़ा हुआ। विरोधी गार्ड के साथ लिफ्ट में लड़खड़ाते हुए चढ़े। जब वे ऊपर की मंजिलों पर चढ़े तो लिफ्ट में धमकेदार आवाजें आने लगी। वे बड़ी बड़ी आहें भरते हुए ऑफिस के अंदर बड़ी मेज के विपरीत दिशा में बैठ गए। अब बुराई से समझौता करने का समय आ गया है। एड्स बाय पब फ्यूचर को फायदा नाप तक और अधिक अध्याय लाने में हमारी सहायता करें। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें।